इस समय हम देश के सबसे बड़े लॉजिस्टिक पार्क के अंदर हैं। जिधर नज़र डालिए उधर कंटेनर ही कंटेनर हैं। ये कंटेनर किसी एक जगह के नहीं हैं, अलग अलग जगहों के कंटेनर हैं। और यहाँ इस जगह की अगर हम बात करें तो राजस्थान का ये काठूवास है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कॉनकॉर के अधिकारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र बामल जी हैं, आइए उनसे पूछते हैं। सुरेंद्र जी, इस जगह का इम्पोर्टेंस बताइए, क्या है ये? ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर्स को हम लोग हैंडल करते हैं। ना केवल खाटूवास का, बल्कि नॉर्दर्न इंडिया की जो कॉनकॉर की आईसीडीज़ हैं, जिसमें दिल्ली है, कानपुर है, दादरी है, लुधियाना है, मुरादाबाद है, उन सब के कंटेनर्स को हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट के लिए हम बात करें तो उन सब आईसीडीयों से कंटेनर्स आते हैं। यहाँ हम लोग ट्रांसशिपमेंट करते हैं, डबल स्टैक में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद गेटवे पोर्ट्स मुंद्रा या पिपावा, वहाँ के लिए हम लोग डिस्पैच करते हैं। तो इस तरह से नॉर्दर्न इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स हैं उनको एक फास्टर सर्विस मिल रही है और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस मिल रही है। नॉर्मल कॉस्ट में जो एक ट्रेन में 90 ट्यूज जा सकते हैं, डबल स्टैक होने से सेम ट्रेन में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में 180 ट्यूज जाते हैं। अभी आज जिस तरह से WDFC का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद प्लान है कि एक ट्रेन जो अभी नॉर्मल 45 वैगन्स की थी वो 90 वैगन्स की चला करेगी। तो इस तरह से सेम इंफ्रास्ट्रक्चर सेम टाइम के अंदर, जहाँ पहले 90 ट्यूज जाते थे अब 360 ट्यूज जा पाएंगे। तो उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और फास्टर आपका गारंटेड टाइम के अंदर पोर्ट पे कंटेनर्स पहुंचा करेंगे। मतलब टाइम टेबल तरीके से जो है ट्रेनें चलेंगी। इसकी खासियत ये है कि टाइम टेबल तरीके से ट्रेन चला करेंगे। अभी तक टाइम की कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि सेम ही ट्रैक के ऊपर आपकी गुड्स ट्रेन भी चलती थी और पैसेंजर ट्रेन भी चलती थी। सुरेंद्र जी, एक और चीज़ बताइए, जब हम कंटेनर की बात करते हैं तो एक कंटेनर अमूमन कितना वज़न होता है? जैसे अब यहाँ पर मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक कंटेनर उठाया जा रहा है। तो इस तरीके का जो कंटेनर्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं सुरेंद्र जी, तो कितना वज़न होता है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोगों की? जिम्मेदारी हमारी बहुत बड़ी होती है कि जिस फॉर्म में, जिस हालात में हमने कंटेनर लिया है, कार्गो लिया है, वो सेम कंडीशन में विदाउट टचिंग भी हमें ये कार्गो डिलीवर करना होता है। आप वज़न की बात करें तो वज़न इसके अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 27 टन तक होती है मैक्सिमम। बट डिपेंड करता है कि इसके अंदर कार्गो क्या है। सपोज़ आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो लाइट वेट हो सकते हैं, या इसके अंदर स्टोन है या राइस है तो उसका वेट ज़्यादा हो सकता है। तो वेट वेरी करता है कि इसके अंदर आपकी कमोडिटी कैसी है। और जिम्मेवारी की जो आप बात कर रहे हैं, हम एज ए कस्टोडियन काम करते हैं। जिस फॉर्म में, जिस कंडीशन में हमने कंटेनर्स आपसे रिसीव किया है, उसी कंडीशन में हमें आगे इसको डिलीवर करना होता है। सर, तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो जो है बड़ी महंगी चीज़ें भी होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं और भी चीज़ें, खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं। मान लिया वो टाइम पर नहीं पहुँचे, मतलब उसमें कोई आपकी आपस में सहमति होती होगी, तो उससे किस तरीके के नुकसान होते हैं? ऐसा होता है कभी? यस, होता है, क्योंकि जो आप ये कंटेनर्स आगे जाके फर्दर शिपिंग जहाज़ में लोड होंगे, तो जहाज़ किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, सपोज़ आपका यही कंटेनर न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका के लिए बुक हुआ है, एक्सपोर्टर्स किसी, आप दिल्ली के एक एक्सपोर्टर हैं, आपने दिल्ली में लाके कस्टम क्लियर करवा के इसको शिपिंग लाइन को, ये सारे कंटेनर्स हैं डिफरेंट शिपिंग लाइन से बिलोंग करते हैं। तो इस कंटेनर का जो जहाज़ फिक्स है वो सपोज़ मंडे को लगना है सी पोर्ट पे, तो हर रोज़ वो जहाज़ नहीं लगेगा, इसका वीकली या फोर्टनाइटली शेड्यूल होता है। तो मंडे वाला अगर जहाज़ मिस हो जाता है टाइमिंग की वजह से, तो नेक्स्ट नंबर इसका 7 दिन के बाद आएगा। तो एक तो वो उनको नुकसान होता है। उस केस में कई बार एक्सपोर्टर्स को ये होता है कि उनकी जो कमिटमेंट होता है वहाँ के बायर को पहुँचाने का, मान लो इसके अंदर रॉ मटेरियल है, उसकी वहाँ पे कोई प्रोडक्शन रुका हुआ है, तो इस एक्सपोर्टर ने एक कमिटमेंट किया हुआ है कि ये माल आपको, अभी ये जनवरी चल रही है, फरवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। तो आपका जहाज़ अगर टाइमिंग मिस होने की वजह से जहाज़ स्किप हो गया, 7 दिन का आपका टाइम हुआ, तो वो जो नुकसान हैं उनको मीन्स अभी ये DFC बनने के बाद हम लोग गारंटेड दे पाएंगे कि ये कंटेनर या ये ट्रेन इस वक्त वहाँ पे पहुँच जाएगी। मतलब गारंटी के साथ जो है सामान पहुँचाने का मामला बन जाएगा। यस 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 यस। DFC से आपको क्या लगता है कि आप लोगों के साथ साथ, एक तो हो गया कि आपकी कंपनी है कॉनकॉर, जिसको जो है एक फ़ायदा होगा, अश्योर्ड आप भेज पाओगे, आम आदमी को किस तरीके का फ़ायदा मिलेगा?
डीएफसी अगर आप बात करें तो भारत के अंदर जो रेल ट्रांसपोर्टेशन का है वो एक गेम चेंजर है, नए युग की शुरुआत है। अभी अगर आप लॉजिस्टिक्स में बात करें तो इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो आपकी जीडीपी का अराउंड 13 to 14% है। आप डेवलप्ड कंट्री की बात करें, जापान की या जर्मनी की या यूएस की, तो दिस इज़ अराउंड 9 to 10%। सो आप सोचिए कि जीडीपी का अगर 5% कॉस्ट कम होती है तो देश को और आम इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा। तो डीएफसी आने के बाद आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी प्रोडक्ट पे, और अभी हम लोग कम्पिटिटिव वर्ल्ड में इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हमारा जो सपोज़ दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का वो अराउंड 1400 किलोमीटर है, बट उसमें 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। तो विदेशी लोगों को लगता है कि यार सिर्फ 1400 किलोमीटर कवर करने के लिए आप 5 दिन का टाइम ले रहे हो, तो वो जो एक हमारा कम्पिटिटिवनेस को ख़त्म करती है। अब इसी को हम अगर 20 घंटा या 30 घंटा में पहुंचा पाएंगे तो उससे जो आपको एक लॉजिस्टिक के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा और कॉस्ट भी उससे कम आएगी आपकी। सर, लॉजिस्टिक की जब आप बात करते हैं तो दिल्ली मुंबई के बीच में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की सरकार बात कर रही है, तो कॉनकॉर के कितने यहाँ पर अगर हम देखें किस तरीके जैसा ये डिपो है, इससे कितने डिपो जुड़ेंगे डीएफसी से, एक अगर आइडिया लेना चाहें, क्योंकि हो सकता है कि जो है उससे कितना फ़ायदा हो। कॉनकॉर के कुछ डिपो तो डायरेक्ट डीएफसी पे हैं। अगर हम नॉर्थ इस ये वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है, ये स्टार्ट होगा दादरी से, नोएडा के पास में। तो दादरी में कॉनकॉर का एक मेगा टर्मिनल है, इसी साइज़ के, इससे थोड़ा छोटा। उसके बाद दूसरा ये है, इससे आगे हम जयपुर के पास में एक बना रहे हैं, यहाँ अजमेर के बीच में। फिर राजस्थान के बॉर्डर पे एक स्वरूपगंज है, वहाँ पे हम बना रहे हैं। उसके बाद गुजरात में हम लेक बना रहे हैं। तो ये तो डायरेक्ट डीएफसी के ऊपर होंगे, और इसी डीएफसी के पैरेलल जो भारत सरकार के एक दूसरा मिशन है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, तो वो सब भी इनसे कैटर होंगे। इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया की जितनी आईसीडीज़ हैं वो फीडर सर्विस से इन मेगा टर्मिनल्स पे कनेक्ट होंगे। तो कॉनकॉर की जितनी भी आईसीडीज़ हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डीएफसी से आने वाले टाइम में कनेक्ट हो जाएंगी। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर हम इस लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो इससे कितने लोगों को रोज़गार मिलता है? अगर हम ऐसे ही जानना चाह रहे हैं कि भाई जब इस तरीके की चीज़ें होंगी लोगों को कितना रोज़गार बढ़ेगा, इससे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? रोज़गार के साथ साथ इफ़िशियंसी बढ़ेगी, वो सबसे बड़ा एक पॉइंट है। और रोज़गार की आप बात करें तो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स बहुत हैं, मतलब सिर्फ कॉनकॉर अकेला नहीं है। ये कंटेनर्स बिलोंग करते हैं किसी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर से। फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोकल ट्रांसपोर्टर जो फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, मतलब सपोज़ आपकी फैक्ट्री से यहाँ तक आ रहा है, वो ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है। उसके बाद इस कंटेनर का सर्वे करने के लिए, मतलब कंटेनर नंबर क्या है, किस सील के साथ हम एक्सेप्ट करें, सर्वेयर एजेंसी होती है, कस्टम हाउस एजेंसी है, वो इन्वॉल्व होते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट भारत सरकार का वो इन्वॉल्व होता है, भारतीय रेल होती है, कॉनकॉर होती है, प्लस हैंडलिंग के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो हैंडल करें ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको आप अकाउंटिंग ऐसे नहीं कर सकता एक कंटेनर में कितने लोग आपके इन्वॉल्व होते हैं, बट 8 से 10 जो एजेंसी इन्वॉल्व हो रही हैं वो उनके डिफरेंट मीन्स मैन पावर है वो इसमें एंगेज होती है। अच्छा, इसमें जो माल लादा जाता है, जो आता है, उसको आप लोग वहाँ पर पोर्ट पे तो चेक किया जाता है, यहाँ पर भी चेक करते हैं? नहीं, इसकी जो खासियत यही है कि कंटेनर्स जो डिज़ाइन किए गए ये है डोर टू डोर फैसिलिटी के लिए, मल्टीपल हैंडलिंग्स कार्गो की वो रुके, तो इसलिए इसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहता है। तो ये कंटेनर आपका रोड के ऊपर भी, ट्रक पे भी लोड होता है, सेम कंटेनर रेल पे भी लोड होता है, सेम कंटेनर शिप पे भी लोड होता है। तो पोर्ट के ऊपर इन कंटेनर को टच नहीं किया जाता है। ये जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन इंपोर्ट के कंटेनर की मैं बात करें, सपोज़ दिल्ली इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, आईसीडी तुगलकाबाद, तो वहीं जाके कस्टम की प्रेजेंस में खुलेगा। बीच में कहीं किसी को टच करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपकी माल की जो नुकसान हो सकता है या उसमें जो टाइमिंग लगती हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हों इससे। सुरेंद्र जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंटेनर की जब बात आती है, आपने हर बार देखा होगा ढेर सारे कंटेनर जा रहे हैं ट्रेन पर लदे हुए, लेकिन उसकी दुनिया क्या है, किस तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हम पूरी बात करें तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इससे कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जब भी बात होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि लॉजिस्टिक में काफ़ी सहूलियत होगी और बड़ी आसानी से, बड़ी तेज़ी से जो है माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। तो वो दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लाए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आने वाले दिनों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जब बनकर तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से, तो निश्चित तौर पर देश को हम कह सकते हैं व्यापार में काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें उतना वक्त नहीं लगेगा।
सिद्धार्थ काठुआस न्यूज स्टेशन।